मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा बहस देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है भारत की सांस्कृतिक विरासत पर किसकी बौखलाहट बढ़ी। इसे 67% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। इतिहास गवाह है कि कैसे इस्लामिक शासकों के राज में भारत की मूल संस्कृति पर हमले हुए, मजहब के नाम पर अत्याचार किया गया, बाहर से आए क्रूर शासकों का आक्रमणकारी लिखा जाना कुछ तबके को अखरने लगा है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातक में नए सिलेबस का ड्राफ्ट आया है। इतिहास ऑनर्स के नए सिलेबस में छात्रों को आइडिया ऑफ भारत के बारे में पढ़ाने का पूरा मसौदा है। सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर वेद पुराण को सिलेबस में जोड़ने का मसौदा भी तैयार किया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत पर तैयार ड्राफ्ट पर बहस तेज हो गई है। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन और ओवैसी जैसे दिग्गज इसे मजहब की कसौटी पर परखने लगे हैं। संघ और बीजेपी पर सवालों के तीर चलने लगे हैं कि यह हिंदुत्व एजेंडा थोपने की कोशिश है। भारत में ही भारतीय संस्कृति पर महाभारत क्यों, आज इसी पर बहस होगी। भारत के वेद पुराण, रामायण और महाभारत काल भारतीय संस्कृति की गौरवशाली निशानियां हैं, लेकिन यूजीसी के एक ड्राफ्ट में इनके जिक्र से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस ड्राफ्ट में आइडिया ऑफ भारत के तहत लोगों से पिछले महीने प्रतिक्रियाएं मंगवाई गई थी, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना विरोध जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे मुस्लिम इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को दरकिनार करना, 1857 के विद्रोह के पहले के इतिहास वाले चैप्टर को हटाना, दलित राजनीति समेत अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल से ध्यान कम करने का काम, बताइए आखिर ऐसी कोशिशों का मकसद क्या है। यही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खालिद अलवी को भी इस पर आपत्ति है। पिछले कुछ अरसे से हिस्ट्री को एक खिलौना बना दिया है। जैसे बच्चे किसी खिलौने से खेलते हैं, इस तरह हिस्ट्री से खेला जा रहा है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक भारत की सांस्कृतिक विरासत को पढ़ाया जाएगा, जिसमें वैदिक काल समेत हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों, उपनिषदों, वेद पुराणों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है। भारत में अगर भारत का आइडिया नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, तो फिर किसका इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत देर से उठाया गया अच्छा कदम है। संघ विचारक ने इस विरोध का कारण भी स्पष्ट कर दिया है। भारत को लोग दो तरह से देखते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो मैकालेवादी है, मार्क्सवादी है और मदरसावादी है। ये भारत को यूरोप के चश्मे से देखता है, अर्थात भारत के राष्ट्र की आयु को कुछ शताब्दियों के दौर में देखता है। जबकि भारतीय सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, इसका हजारों साल का इतिहास है। अब कांग्रेस भी इस विवाद में कूद गई है। बच्चों को नया सिलेबस दे सकती है, इतिहास के पन्ने फाड़े जा सकते हैं, नए पन्ने लगाए जा सकते हैं, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है। देश की बहस में चर्चा है कि विदेशी आक्रमणकारियों का काला इतिहास है, तो देश के वैदिक काल समेत भारत की पवित्र गाथा भी तथ्यपरक और गौरवशाली है। क्या छात्रों को इसकी पढ़ाई से दूर किया जा सकता है? सनातन परंपरा के खिलाफ क्या वामपंथियों और कट्टरपंथियों की यह आपत्ति जायज है? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल है, क्या छात्रों को भारत की सांस्कृतिक विरासत पढ़ाई जानी चाहिए? फिर से आप सुन सकते हैं, क्या छात्रों को भारत की सांस्कृतिक विरासत पढ़ाई जानी चाहिए? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल से रिप्लाई कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं।
कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं क्योंकि आज का विषय बड़ा है, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वेद से जुड़ा हुआ है, पुराण से जुड़ा हुआ है, रामायण से जुड़ा हुआ है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि भारत के इतिहास में आइडिया ऑफ भारत में इसे पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं जो कि बहुत अच्छे ज्ञानी हैं इस सब्जेक्ट के। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, संघ के विचारक हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और दलित चिंतक हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थक भी हैं। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सबसे पहले तहसीन आपसे शुरू करूं, भारत में वेद, पुराण, सनातन संस्कृति, इसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा तो आइडिया ऑफ भारत क्या है? बाबर, औरंगजेब, तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए। दीपक जी, भारत का एक आइडिया हो ही नहीं सकता, ये इतना विशाल मुल्क है। आप अगर कह दो कि एक ही आइडिया ऑफ भारत होगा तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। रामायण की बात कर रहे थे, 300 अलग अलग किस्म के रामायण लिखे गए, ओरल ट्रेडिशन है। आप कौन सा रामायण को पढ़ाओगे? सिर्फ जो रामायण नॉर्थ इंडिया में है या अलग अलग किस्म के रामायण? एक जैन रामायण भी है, आप जानते हो सर मुझसे ज्यादा, तो आप कौन सा पढ़ाओगे? तो देखिए सर, कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि एक विशाल मुल्क है। मुझे इस चीज की आपत्ति नहीं है अगर रामायण या महाभारत के चैप्टर्स इंक्लूड करें, उससे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे ऑब्जेक्शन इस चीज की, जैसे आम्बेडकर जी के चैप्टर्स को इन्होंने कम किया है। उस ड्राफ्ट को मैं पढ़ रहा था, आम्बेडकर जी के कहीं नहीं किया, माफ कीजिएगा, ये ड्राफ्ट मेरे हाथ में है, आम्बेडकर जी पर एक शब्द भी नहीं लिखा गया इस ड्राफ्ट में। गलत बात मत बोलिए तहसीन। ये ड्राफ्ट की पूरी कॉपी जो 40 पेज है वो मेरे पास है और एक एक शब्द मैंने पढ़ा है। इसमें अंबेडकर जी का कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि ये पौराणिक काल के इतिहास की बात की जा रही है। इसमें आजादी के समय के इतिहास की बात नहीं की जा रही है, इसलिए गलत मत बोलिए प्लीज। वही दिक्कत है सर, वही दिक्कत है। आप जो पढ़ रहे हो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आम्बेडकर जी पे कुछ नहीं लिखा गया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जहाँ उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र थी। मेरे भाई, ये पौराणिक इतिहास की बात हो रही है, ये आज के या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात नहीं हो रही है। ये प्री 1847 बात हो रही है, मुगलों के वक्त तक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर जी नहीं आते हैं इस इतिहास में। उनका विषय शुरू होता है 1900 के आसपास। तहसीन, इतना तो मत गुमराह करिए। मैं मानता हूं आप गुमराह करने में एक्सपर्ट हैं, पर इतना तो मत गुमराह कीजिए कि पौराणिक काल में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। लेकिन जब ये चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे आम्बेडकर हो, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, इन चैप्टर्स को घटाया जाएगा। आप इसकी गारंटी दे दीजिए कि इनको नहीं घटा रहे। मैं यही ऑब्जेक्शन मेरा है, जो आप कह रहे हो वही बात मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ अलग तरीके से कह रहे हो और आप मेरा देखने का नजरिया अलग है। जब आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, जो आम्बेडकर जी के स्ट्रगल से इसको कम किया जाएगा, आप इसकी आज लिखित गारंटी दे दो कि नहीं हो रहा। ज्योतिराव फुले, भीमा कोरेगांव, आप जानते हो भीमा कोरेगांव, मैं इस वक्त पूना में हूँ, मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। ये कौन से साल की बात है सर? ये BC ईसा पूर्व की बात पढ़ाई जा रही है, आप इसमें कहां अंबेडकर जी को जोड़ रहे हैं? ईसा पूर्व क्या हुआ था, रामायण काल में क्या हुआ था, महाभारत काल में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सरस्वती घाटी सभ्यता क्या थी, इसमें अंबेडकर जी कहां से आ गए भाई? ये तो बताइए मुझे। आपने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, आप जुबानी जमा खर्चा कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। नहीं सर, अगर इसको माइथोलॉजी में लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि माइथोलॉजी पढ़ाया। ये माइथोलॉजी नहीं है, भारत का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसको आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्ष आंखों से जाकर, या नहीं देख सकते? बताइए। अगर आप सर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप कहते हो कि सरस्वती नदी ऐतिहासिक है, माइथोलॉजिकल नहीं है, इसका कोई एविडेंस आज तक फिजिकल नहीं पाया गया है, तो फिर सर आप क्यों मेरे समझने में हम अग्री करते कि डिसएग्री में? मुझे यही ऑब्जेक्शन है कि उसको इतिहास के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्लीज पढ़ाइए, लेकिन आप इन चैप्टरों को, इन सब्जेक्ट को माइथोलॉजी में पढ़ाइए। आप इनको इतिहास में शामिल करोगे तो जो ऐतिहासिक चैप्टर्स है वो कम होंगे। ठीक है,
सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, एएसआई ने सरस्वती नदी के बारे में नहीं खोजा था? क्या उसके सबूत नहीं मिले थे कि वो हरियाणा से बहती थी? क्या ये सबूत नहीं मिले थे कि एक सरस्वती घाटी सभ्यता भी हुई थी? बताइए तहसीन पूनावाला का थोड़ा। देखिए, अब जिनका जो है मानसिक स्तर राहुल गांधी के समान हो, उनको सरस्वती का इतिहास जो है वो पौराणिक लगेगा, उनको वैज्ञानिक नहीं लगेगा। चूंकि सरस्वती के संदर्भ में भूगर्भ वैज्ञानिकों की खोज की स्पष्ट रिपोर्ट है। इसके बावजूद भी जो लोग कल तक कहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी काल्पनिक हैं, अब वो रामलला के यहाँ माथा टेकने चले जाते और बताते हैं कि साहब हमारे कांग्रेस के लोगों ने मंदिर खोला था। तो ये तो जो है गिरगिट से भी ज्यादा तेज गति से रंग बदलने वाली प्रजाति है। चूंकि भारत के पूरे इतिहास को, वैदिक इतिहास की बात की जाएगी, भारत के वैदिक इतिहास को, भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास को, भारत के पुरातन इतिहास को, और स्वर्णकाल जो भारत का था, जब बाकी विश्व में सभ्यताओं ने जन्म भी नहीं लिया था, तब भारत में एक उन्नत सभ्यता थी। इस उन्नत सभ्यता को यदि पढ़ाया जाएगा तो जिन लोगों ने दास्ता की मनोवृत्ति भारतीयों पर लादने का षड्यंत्र रच रखा था, जिन्होंने 5 ऐसे शिक्षा मंत्री दिए, जिन शिक्षा मंत्रियों ने हमेशा से भारतीय शिक्षा में, जैसे मुगल काल ही स्वर्ण काल रहा हो भाई, जो सबसे बर्बर काल था, जो बलात्कार का काल था, जो धर्मांतरण का काल था, जिस काल में मीना बाजार लगते थे, यानी महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती थी, उस कुकर्मी काल को गौरव का काल कहते हैं। लेकिन जिस काल में समग्र विश्व में एकमेव उन्नत सभ्यता सिंधु या सरस्वती की सभ्यता हुआ करती थी, उस सभ्यता को यदि भारत के भारतीयों को पढ़ा दिया, यदि उनको गौरव बोध करा दिया, यदि उनके मन से दास्ता की वृत्ति से मुक्ति का प्रयास किया, तो जो दास्ता के शिकार आज तक है कि उनको एक भारतीय, विशुद्ध भारतीय अध्यक्ष खोजने में कष्ट है। इटली वाली बाई को ही जवाब ले लेता हूं सतीश प्रकाश जी से। सतीश प्रकाश जी हाथ उठा रहे हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी, तो ऐसी स्थिति है इनकी। सतीश प्रकाश जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मुगल क्या थे? आक्रमणकारी था या इस देश के शासक? जवाब दीजिए। नहीं, देखिए दीपक जी, ये एक नजरिया है। देखिए अभी आपने नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुगल क्या थे? आक्रमणकारी थे या इस देश के शासक थे, इस देश के राजा थे? दीपक जी, ये हर किसी का नजरिया है। अभी प्रेम शुक्ला जी ये बता रहे थे कि जो पौराणिक, जो हिंदुओं का जो राज रहा, वो उनके नजरिए से स्वर्ण काल रहा। लेकिन एक दलित के नजरिए से अगर मैं देखता हूँ तो वो सबसे बुरा समय था। आप इसको मान लीजिए। देखिए, नजरिया होता है, इतिहास होता है। था ही नहीं साहब, भारत में दलित मुगल काल के पहले थे ही नहीं, यहाँ जाति व्यवस्था ही नहीं थी। यही आपका भ्रम है, वही निकालने की आवश्यकता है। देखिए, हम इसको एक बात मुगलों के आने के पहले भारत में जातियों का कोई इतिहास नहीं है। अगर जो भारत में कोई जाति, सुन लीजिए ये बात भी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मुगलों के आने से पहले भारत में जाति व्यवस्था का कोई इतिहास नहीं था। सतीश प्रकाश जी, बता दीजिए, अगर था तो कहाँ लिखा था? बताइए, एक उदाहरण दे दीजिए पौराणिक काल में जाति व्यवस्था का इतिहास। अगर ऐसा होता तो राम शबरी के जूते बेर न खाते। अगर ऐसा होता तो राम शबरी के जूते बेर न खाते। वो मुसलमान नहीं कर सकते हैं, या इस देश के जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, वहाँ ऑलरेडी बताओ ना। अरे दलित शब्द कब आया बताइए तो सही। ये दलित शब्द प्रेम शुक्ला और सतीश प्रकाश सामने सामने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर झूठ लिख रहे थे, तो मनु की कमियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या झूठा इतिहास लिखा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या झूठा इतिहास लिखा है? आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है क्या? आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है क्या? सतीश मियां, कृपा करके बताएं कि आपने ये जात किस भाषा का शब्द बता दीजिए। जात किस भाषा का शब्द है? सतीश प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। जाति किस भाषा का शब्द है? और क्या मुगलों से पहले कोई जाति व्यवस्था थी? अगर थी तो राम ने शबरी के जूते बेर क्यों खाए थे? सवाल का जवाब भी दे दीजिए। एकल आप मत करते रहिए, चिल्लाते मत रहिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। जवाब दीजिए मुझे, क्या मुगलों से पहले जाति व्यवस्था थी? और दूसरा, अगर थी तो राम ने शबरी के जूते बेर क्यों खाए थे? नहीं, अगर राम ने शबरी के जूते बेर खाए हैं तो राम ने ही सम्मुख ऋषि की भी हत्या की है ना। जो दलित थे, जो ऋषि थे, वही रामचंद्र जी, जो ये भी असत्य है।
वही असत्य शंभु ऋषि की है, हत्या असत्य है, असत्य है। कि वो पढ़ लिखना आप कृपा चाहते करके थे, वाल्मीकि वो रामायण ज्ञान का प्राप्त करना ठीक से चाहते अध्ययन थे, करें, वो शिक्षा प्राप्त ठीक करना से चाहते अध्ययन थे। करें, ये भी आपके असत्य है, आराध्य भगवान ये भी अच्छा, आपका दुष्प्रचार अच्छा। है। रामायण जिन वाल्मीकि जी ने लिखी वो कौन थे ये बताइए। रामायण जिन वाल्मीकि जी ने लिखी वो कौन थे ये बताइए। क्योंकि उसने जो है गरीबों के बच्चों का इलाज करने से, औषधोपचार करने से मना किया था, जो उस समय की व्यवस्था के विरुद्ध था। अरे भाई सुनिए ना, क्या व्यवस्था थी? देखिए, आपको कुछ पता नहीं, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। शाम्बू कोद का पूरा प्रसंग बताइए, शाम्बू कोद का पूरा प्रसंग बताइए क्या है, शाम्बू कोद का पूरा प्रसंग बताइए ना क्या है, शाम्बू कोद का किस ग्रंथ से आप, किस ग्रंथ के संदर्भ से आप कह रहे हैं? नहीं पता, सतीश प्रकाश जी को नहीं पता। अब वो चिल्लाने में एक्सपर्ट है। मैं सतीश प्रकाश जी को हमेशा बोलता हूँ कि तथ्यों पर आर्गुमेंट कर लीजिए, पर वो लगातार बोलते रहते हैं। सतीश प्रकाश जी, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से क्यों चिढ़े बताइए। एक वामपंथी इतिहासकार ये लिखती हैं कि वेद अफगानिस्तान में लिखे गए थे। नहीं है। अगर हाँ सुनिए सर, देखिए पहली चीज, किसी को किसी चीज से चिढ़ नहीं है, लेकिन इमेजिनरी स्वर्णिम काल में ना रहें, आगे प्रगति के पथ पे चलें। पास्ट में रहने के बजाय भारत को अगर सुपर पावर बनाना है तो थोड़ा भविष्य की तरफ देखें, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स की तरफ जैकमा मिल गया क्या चाइना में? दूसरी बात बताइए ना। अब आप जैसा कि तहसील पुराण वाला ने कहा था, नहीं आप सुनिए, चाइना नहीं, आप इंडिया की बात करिए। नहीं आप इंडिया की बात करिए पहले, लेट मी स्पीक। वैज्ञानिक ढंग से बताइए। आप पहले सुनिए, अगर आप इतिहास की बात नहीं करना चाहते, आज की बात करना बिल्कुल चाहते हैं, वैज्ञानिक तो तथ्यों बताइए पे चाइना सरकार ने को बनाइए। जैक मा गायब कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण, सुनिए, अरे आप चुप होके सुनिए जरा, एक मिनट दीपक जी इतना बोल रहे हैं, सुनिए जरा। द्रौपदी का चीरहरण इसी धर्म के महाभारत में लिखा गया है। सीता माता जिसकी सब पूजा करते हैं, उनको इसी अयोध्या से निकाला गया है। शंभुक ऋषि के वध की बात वो कर रहे थे। भगवत गीता में भी लिखा गया है वर्ण के बारे में कि वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वर्ण है। दलितों को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। जिस स्वर्णिम काल की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, यही आपके, लेकिन ये जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से कन्वर्जन हुए, जिसकी वजह से कन्वर्जन हुए, क्या आप उसको दिखाना नहीं चाहेंगे? इस्लामिक कन्वर्जन क्यों हुए? बताइए ना, पक मत कीजिए। इस्लामिक कन्वर्जन पकाइए मत, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। वर्ण और जाति का समाज में दलितों को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। टट्टुओं ने जो इतिहास लिखा है, अगर हर राजा आक्रांता होता है, हर राजा अत्याचारी होता है, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा। सम्राट अशोक भी आक्रांता थे, सम्राट अशोक ने भी मारकाट मचाई। ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया ना अपनी बात, आपने बोल दिया ना अपनी बात। मैं आपकी का सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अवनीश जी के पास चलता हूँ इसी सवाल को लेकर। अवनीश जी, मुझे बताइए, वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से चिढ़ क्यों थी? क्यों वो मैकालेवादी बन गए? भारत का स्वर्णिम काल काल्पनिक है। जिस स्वर्णिम काल दीपक जी, मैं किसी के और भविष्य में सोचना चाहिए। जवाब भी सुन लीजिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को, जवाब सुन लीजिए। रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को, जवाब सुन लीजिए। अवनीश जी बता दिया, स्वर्णिम काल बनाइए, सुपर पावर बनिए आप। यह पुष्पक विमान के सहारे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माइथोलॉजी है। हमेशा से 1947 से आज तक हमारे धर्मशास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं मंदिरों में, गुरुकुल खड़े हुए हैं, मदरसे रखे हुए हैं। अच्छा, सुन लीजिए, आप जाइए और आप सीखिए। अवनीश जी की आवाज सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि ऑफिशियल सिलेबस में क्यों ना पढ़ाई जाए, उसके अंदर धर्म का एजुकेशन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए सिलेबस में। लोग बड़ा आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, आप जैसे सेक्युलर लोग आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। मैं उनको यही करता हूँ, रामायण और महाभारत पढ़ लीजिए, आइडिया ऑफ इंडिया मिल जाएगा आपको। अवनीश जी समझती जी क्यों चिढ़ती वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से? विवेक जी चुप होइए प्लीज, विवेक जी चुप होइए, अवनीश जी जवाब देंगे क्यों चिढ़ती वामपंथी इतिहासकारों को? चर्च का भी इंडिया है, दलितों का भी इंडिया है। इंडिया सिर्फ सवर्ण हिंदुओं का नहीं है।
भारत सवर्ण हिंदुओं का नहीं है, राहुल, सबका इंडिया है। दीपक जी, दीपक जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक आप इसकी आवाज बंद नहीं करेंगे। ये एकेडमिक बहस है, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करने वाला। आप इनको चालू रखिए, बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। जी आप अपनी बात ऐसे नहीं बोलूंगा। जो चिड़ती वामपंथी मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। भारत के स्वर्णिम काल से बताइए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा दीपक जी, जब तक ये चुप नहीं हो जाएंगे। चुप है वो। दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है। मैं पहले गुप्त काल स्वर्ण युग पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इनको कह रहा हूँ ना कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं बताता हूँ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कल तक एक एडवर्टीजमेंट आता था कि अभी तक आप मंजन नमक से करते हैं, आज वो मंजन वाला कहता है हमारे मंजन में भी नमक है। ये है प्रगति भारतवर्ष की। ये है प्रगति भारतवर्ष की कि हल्दी पेटेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पर। ये है पेटेंट कि आज सब व्यक्ति जो है किस पे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, जैविक पर जा रहे हैं और हर्बल की बात करते हैं। हर चीज़ हर्बल, हर चीज़ हर्बल। एक बात, ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जिन लोगों ने इससे पहले का इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं, उनको क्या मालूम होगा। और मैं बिल्कुल स्पष्टता मानता हूं कि इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए ना। जहां तक सतीश प्रकाश जी की बात है, मैं बता दूं आपको कि वाल्मीकि क्या थे आप जानते हैं। अगर आप उस दृष्टि से देखते हैं तो आज की दृष्टि से मौर्य वंश था यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, पूरा का पूरा मौर्य वंश था यहाँ पर। यहाँ पर सम्राट अशोक महान था यहाँ पर। लेकिन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मैं बीच में नहीं, देखो मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं बीच में नहीं बोलता ना। उस जानवर का नाम अगर ले लिया जिसका मांस उसमें डाला जाता था। इतने बौखला क्यों जाते हो तुम, बीच में बोलते हो तुम। तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि अगर तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोल रहा, तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोल रहा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। भाई दीपक जी, आप दीपक जी मुझे बहस में न बुलाया करिए। मैं आपसे कहता हूँ मैं ऐसी बहस नहीं करता हूँ। मैं 5 मिनट लगातार बोल चुके हैं, अब दूसरे को सुनने में क्या आपत्ति है आपको? सुन तो लीजिए ना, हमारे पास बहुत वक्त है डिस्कशन का। आप चिंता मत करिए, बहुत टाइम दूंगा आपको। दीपक जी बोलने दीजिए ना, फिर इनको बोल, इन्हीं से बुलवाइए आप। मैं श्रोता के रूप में बैठा हूँ ना यहाँ पर, मैं श्रोता के रूप में बैठा हूँ यहाँ पर। मैं चिल्लाने वाला नहीं हूं। हम सब वक्त है, हम सब आर्गुमेंट कर रहे हैं अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब निजय जी बात को आगे बढ़ाइए कि वामपंथी इतिहासकारों को भारत के स्वर्णिम काल से क्यों चिढ़े? इतिहास लिखने के इतिहास के स्रोत क्या होते हैं इनको तो किसी को मालूम नहीं होगा। इतिहास का स्रोत साहित्य भी होता है, इतिहास का स्रोत जनश्रुतियाँ होती हैं, इतिहास का स्रोत लोक साहित्य होता है। इतिहास इन सारे स्रोतों से इकट्ठा करके लिखा जाता है, जिसको ये आज माइथोलॉजी कहते हैं। वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों ने नहीं लिखे हैं, वो आज की शब्दावली में दलितों ने लिखे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ऋषि, और मैं कितने ना जाने कितने बोलूंगा, सत्यकाम जाबाल, जितने आप चाहें मैं, और मैं बहस कर भाई गुरुकुल में जाके पढ़िए ना, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्यों ला रहे हैं आप इन चीजों को? बात सुने, और जहां से चाहे वो मैं नहीं बोलता ना। विवेक जी आपको बोलने का मौका मिलेगा ना। अच्छा, आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? सर, मेरा आपसे सवाल है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन को रिलीजियस एजुकेशन से आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रहा हूं। सुन लीजिए। अरे आप पूरा बोलिएगा ना, आप पूरा बोलिए। ये भारत का इतिहास है विवेक श्रीवास्तव जी, जिससे आप बोलना चाहते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा। आप बता दीजिए मेन स्ट्रीम में क्यों डालना चाहते हैं, जब वो वैसे ही पढ़ाई जा रही है गुरुकुलों में, मंदिरों में, आश्रमों में। सभी पढ़ा रहे हैं। अल बरूनी का भारत पढ़ लीजिए, आप ह्वेनसांग पढ़ लीजिए, आप फाहियान पढ़ लीजिए। वहां पर भारत मैंने बाबरनामा भी पढ़ा है, लोगों को पढ़ाया जाता था। मैंने बाबरनामा भी पढ़ा है। का भारत, हम बाबरनामा पे भी बात करेंगे। का भारत, आप फर्रुख सियर और बदायूनी का पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ के किले के बाहर, तारीख फिरोज शाही में पढ़िए। तारीख फिरोज शाही में, जो किसी संघ के इतिहासकार ने नहीं लिखा, कि तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि मेवाड़ के चित्तौड़ के किले के बाहर जो है, वहां पर हिंदुओं की लाशें ऐसी पड़ी थी जैसे घास के मैदान पर घास बिछी होती है। ये लिखा हुआ है, पढ़ाया जाना चाहिए। बाबरनामा में पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोदियों ने बाबर को चैलेंज किया था, इसलिए ये इन तथ्यों से पढ़िए जरा बाबरनामा में थोड़ा सा। बाबरवानी पढ़ लीजिए,
गुरु नानक देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए, गुरु नानक देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए। बाबर के बारे में भी बताता हूँ ना, गुरु नानक देव जी की, तो गुरु नानक देव तो गोल्डन टेंपल की जमीन तो सूफी ने दी थी, बाबरवानी भी पढ़ लीजिए, गुरु नानक की जमीन देव जी की बाबरवानी पढ़ लीजिए, जहांगीर के बारे में पढ़ लीजिए जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया था, औरंगजेब के बारे में पढ़ लीजिए जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था, के बारे में भी पढ़ लीजिए जो सेक्युलर थे, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे 2 बेटों को जिंदा चिनवा दिया। ये इतिहास का अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बख्तियार खिलजी जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला दी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं? इतिहास का तथ्य, इतिहास का तथ्य ये होना चाहिए, इतिहास का तथ्य ये होना चाहिए की बात भी करिए जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खत्म कर दिया, कुतुबुद्दीन, हाँ, लाइब्रेरी जलाने का तथ्य पढ़ाया जाएगा। और भारत में धर्म से ना जोड़ें, उस लाइब्रेरी को जलाया गया जब आप पढ़ाएंगे कि चाणक्य के द्वारा, हर राजा को ज्यादा जमीन चाहिए, पूरे विश्व भर से छात्र आते थे, यहाँ पढ़ते थे, ऐसा ज्ञान का अपार भंडार था यहाँ पर, ये पढ़ाएंगे और उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया, तब मालूम चलेगा कि भारत आप नहीं मानते उस ज्ञान के ऊपर का ज्ञान आज आप दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, आप नहीं मानते, आपको लग रहा है जहाँ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, गलत हो तो बताइए ना। जो मैं कह रहा हूं को ढूंढवा दीजिए ना, चाइना ने कहाँ गायब कर दिया उसको, जैक मा को ढूंढवा दीजिए। इतना आर्गुमेंट कर रहे हैं आप, जैक मा के बारे में बोलिए। डीके पांडे, मेरे दर्शक मुंबई से, डीके पांडे जी बताइए, क्या ऐसा इतिहास पढ़ाया जाना गलत है? दीपक चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ऐड किया। मेरा ये कहना है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के जो इतिहास है उसमें शिक्षा का जो भी ग्लोरिफिकेशन हुआ है तभी सभ्यता का विकास हुआ है। बैठे वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्राचीन काल में अगर शताब्दी से उठा के देख लीजिए तो जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, जो अपने उपनिषद, वेद और पुराण से मिले हुए हैं, क्या उनका ग्लोरिफिकेशन खराब है? आज की डेट में अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पॉलिसी को ग्लोरिफिकेशन कर रही है एजुकेशन को, तो इनको बुराई क्या है? इंटेंशन बैड ये है कि इनको खाली इतना ये कहना है कि नहीं ये तो भगवाकरण हो जाएगा, ये तुष्टिकरण हो जाएगा, तो ये दिस इज द पॉलिसी अगेंस्ट ऑल, दे इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तहसीम पूनावाला के पास चलता हूँ। तहसीम पूनावाला, क्या आप भी रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी मानते हैं, जैसा कांग्रेस ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये तो काल्पनिक बातें हैं सब, और इसीलिए कह रहे नहीं पढ़ाई जाना चाहिए? सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि माइथोलॉजी की फिरोजी आ रहा हूँ आपके पास तुरंत इसके बाद। इसको इतिहास की तरफ पढ़ाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 300 अलग अलग किस्म की रामायण हम इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन मैं कुछ चीजों की स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूँ जो इस डिबेट के बीच में होते हैं, अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, अगर आप कहते हो कि कास्ट सिस्टम सिर्फ मुगलों के समय आया था, तो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था? सारे चैप्टर्स आप जानते हो, मैं उनको कोट कर सकता हूँ। उदाहरण के एक ब्राह्मण एक शूद्र को खाना सर्व नहीं कर सकता है, और अगर वो वर्ण है साहब, अगर वर्ण और जाति का अंतर समझे, और मनुस्मृति में कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा मनुस्मृति में? कौन सी मनुस्मृति का संस्करण है? मनुस्मृति के कौन से संस्करण में पढ़ा है आपने? कौन से मनु ने लिखा बताइए? मनु जो है हमारे यहाँ 18 मनु हुए हैं, आप किस मनु की बात कर रहे हैं? किस मनु की जवाब दे दीजिए ना तहसीन, और किसका कहाँ पर पढ़ा आपने ये तो बता दीजिए, किताब कोट कर दीजिए, कौन सी वाली मनुस्मृति आपने पढ़ी, कौन सा एडिशन पढ़ा, कौन सा पब्लिशर था, ये भी बता दीजिए ना। किसका प्रकाशन है? शामिल करोगे? सर, मैं बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम ये होता है जब भी मैं या कोई और बोलते जो इस साइड पर है, हमें रोका जाता है, हमारे बीच में बोला जाता है, ऑडियंस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्यादा नहीं। मनुस्मृति का कौन सा संस्करण है? सिर्फ इतना छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलने मनुस्मृति का संस्करण कौन है? संपादन किसने किया है? वही मैं आपसे सिर्फ छोटा सा प्रश्न। सर, आई रिक्वेस्ट यू, सर, मैं डिबेट में बात कर रहा हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट शाउट। अ शूद्र इज अनफिट of receiving education. मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप बौखला रहे हैं। सर, मैं छोड़ रहा हूँ, आप बौखला रहे हैं तहसीन बाबू। सर, मैंने पूछा कि मनुस्मृति के कौन से संस्करण को पढ़ा? मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अगर बीच में इस तरह से मेरी आवाज नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा छोटा सा सवाल है, चूंकि मेरे पास आपने मनुस्मृति कहा तो मनुस्मृति का संस्करण पूछ लिया, ये अपराध नहीं है? जवाब दे रहा हूँ, पढ़ के चैप्टर वर्ड कोट कर रहा हूँ। स्मृति शब्द का मैं गलत हुआ, स्मृति का मतलब भी समझते हैं क्या? आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? सर, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है ऐसी डिबेट करने में, तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप बता सकते हो, मेरे समय में आप बोल रहे हो, मैंने किसी के समय में नहीं बोला, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
A Shudra is unfit. मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, स्मृति का अर्थ बता दीजिए, इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं साहब? सर आई रिक्वेस्ट शूद्र वर्ण था कि जाति थी, बता दीजिए। बात करने का मौका नहीं मिलेगा। शूद्र वर्ण है कि जाति है, और वर्ण का मतलब क्या है ये बता दीजिए। A Shudra is unfit to receive education. अरे क्यों भागे जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ वर्ण और जाति में अंतर क्या है? वर्ण किसके लिए, जाति किसके लिए? It is not necessary that a Shudra receives education, knows the law and the code. Violators will go to hell. Manu 4, chapter 78 to 81. शूद्र जाति नहीं, वर्ण है, वर्ण का मतलब पता है आपको? उसे उस देश में रहने की इजाजत नहीं है जहाँ के राज्य। वर्ण का अर्थ भी पता है क्या? और जिस कांग्रेस में आप बैठे महात्मा गांधी वर्णवादी थे, पता है क्या आपको? महात्मा गांधी वर्णवादी थे, आपको पता है कि नहीं? मैं चैप्टर वर्स कोट कर रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था का समर्थन महात्मा गांधी करते थे, ये ज्ञान है क्या राहुल गांधी के चेलों को? राहुल गांधी के चेले क्या इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन? बिल्कुल नहीं करते थे वर्ण व्यवस्था का समर्थन महात्मा गांधी। करते थे महात्मा गांधी। एक नहीं 10 पुस्तक बेचता हूँ, 20 में तुम बोल रहे हो 10 पुस्तक बेचता हूँ। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। एक नहीं 10 बार बता रहा हूँ मैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे महात्मा गांधी। वर्ण व्यवस्था में पुस्तक देने को तैयार हूँ, प्रमाण देने को तैयार नहीं करते। प्रामाणिक बात करता हूँ, प्रामाणिक। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन किया, प्रमाण सहित बात करता हूँ। अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन किया महात्मा गांधी करते थे। अछूतों के आगे अछूतों वाला कंसेप्ट गलत है, इसके खिलाफ आंदोलन किया महात्मा गांधी ने। ये ज्यादा डिस्टॉर्ट मत करिए, आप चीजों को अंग ही नहीं है। यहाँ बैठे हुए कि गांधी ने ये मुसलमानों ने लाया, डिस्टॉर्शन मत करिए आप। ये जाति मुगलों ने लाई, ये मुगलों ने लाया, मुसलमानों ने नहीं लाया है। वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में थी, ब्राह्मणों ने एक्सप्लॉइट किया है और ब्राह्मणवाद की वजह से हिंदू समाज पीछे गया है। जिस बाबर की अवैध औलाद विवेक श्रीवास्तव जैसे कम्युनिस्ट है, वो बाबर के बड़ा कसम करे। बाबरनामा पढ़ो, बाबरनामा पढ़ो, मत पढ़ाइए। इसी ब्राह्मणवाद से सारा समाज खत्म हुआ है। मंदिर के अंदर पूजा करने का, कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को आपने दिया। शंकराचार्य बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को आपने दिया। पूजा कराने का, शादी कराने का, संस्कार कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया आपने। और जाकर के अम्बेडकर जी को पढ़िए, जिन्होंने मनुस्मृति को चलाया। अरे कम्युनिस्ट जिन्होंने मनुस्मृति को चलाया, B.R. अम्बेडकर ने। उनसे पूछिए, क्योंकि दलितों के खिलाफ मनुस्मृति। समलैंगिक था, व्यभिचारी था, दरिद्र था, चोर था, ये पता है आपको? दरिद्र था, चोर था। सबसे पहली बात आप दलितों में मुझे बताइए। कार्ल मार्क्स, ये पता आप वर्ण और जाति की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको वर्ण क्या है और जाति क्या है। आपने जो 4 वर्ण बनाए, उसमें से शूद्र के अंदर जो सब कैटेगरीज आएंगी वो जाति कहलाती है। मार्क्स जो है कौन था? मार्क्स समलैंगिक था कि नहीं? आप पहले भाई साहब जरा अपने को जस्टिफाई करिए ब्राह्मणवाद को। आप यहाँ बोल दीजिए शंकराचार्य दलित होंगे अगले। आप बोलिए अगले शंकराचार्य दलित होंगे। आप बोलिए हर पीठ पे, हर धार्मिक पीठ पे दलित बैठेगा। आप बोलिए, तब मैं मानूंगा आपको। हिंदू धर्म को बांटा गया है और आप जैसे लोगों ने बांटा है। और सबसे ज्यादा बुरा किसी ने हिंदू समाज का किया है तो ब्राह्मणों ने किया है। क्या पुराण पढ़ाओगे, वेद पढ़ाओगे तुम? उसके लिए आश्रम ऑलरेडी बने हुए हैं। तू कब मांगेगा? बोल जरा, अरे जरा बोल, अरे बोल कब? क्या मार्क्स के बारे में कब माफी मांगोगे? यार तमीज सीखो, तू तकार मत करो प्रेम शुक्ला। तुम पता नहीं कहाँ जंगल से उठ करके आ गए हो। तुम तमीज सीखो, आप करके बोलता हूँ, तुम तकार पे आए हो। क्या प्रश्न है आपका, बोलिए आप। सारी तमीज पहले आप जाकर के बीजेपी ऑफिस में प्रवक्ता बनने की ट्रेनिंग करिए और शब्दों का सही चयन करिए। मार्क्स व्यभिचारी था कि नहीं? कम्युनिस्टों से ज्यादा बुरा भला कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं शब्दों की मर्यादा में रहता हूँ। मार्क्स दिवाला था कि नहीं? अरे मैं तो शब्दों की मर्यादा में हूँ। बताओ मार्क्स समलैंगिक था कि नहीं? कहाँ शब्दों की मर्यादा? क्या प्रश्न है आपका? आप मुझे पहले बताइए, शंकराचार्य दलित हो सकते हैं या नहीं? मंदिर में पूजा कराने का आधार दलित का है या नहीं? दलित कौन होता है मैं बताता हूँ। शूद्र वर्ण है और शूद्र के अंदर की सब कैटेगरी जाति कहलाती है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ गांधी थे। तुम नया इतिहास लिख रहे हो जिसमें गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को माना। लेनिन जो है नर पिशाच था कि नहीं? अच्छा ठीक है, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। मैं सीधे चांसलर साहब के पास चलता हूँ, हमारे फिरोज बख्त अहमद साहब के पास। फिरोज भाई ये बताइए कि वामपंथी इतिहासकारों को वैदिक सभ्यता से चिढ़ क्यों थी? भारत के स्वर्णिम काल के इतिहास से चिढ़ क्यों थी? और आप खुद एक चांसलर है यूनिवर्सिटी के, क्या इसको पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं?
हाँ दीपक भाई, देखिए मैं अपने सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी पार्टी का सपोर्ट करते हों, मैं बड़े प्यार मोहब्बत से उनसे कहूँगा, बस मुझे 1 मिनट एक मेरी बात कहने दीजिए। देखिए ऐसा है, दीपक चौरसिया ने ये जो डिबेट शुरू की थी बिल्कुल सही शुरू की है कि हमारा जो भारत का इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है, और इसमें जो इसका सांस्कृतिक हिस्सा है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो श्री राम का इतिहास हो, चाहे श्री कृष्ण का इतिहास हो, उसके बाद चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इस्लाम का इतिहास हो, ये सब कुछ मिला जुला है, चाहे वो गुरु नानक का इतिहास हो। तो हमारी हिस्ट्री बड़ी बहुत रिच है, स्वर्णिम है। और मैं ये कहना चाहूँगा जितना हम इस इतिहास को, अपने सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ाएंगे, उतना ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने साथियों से जो वामपंथी या कांग्रेसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो ठीक है, जो करते हैं वो ठीक करते होंगे, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा भारत का इतिहास जो है ये रीराइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इतिहास में ऐसा लग रहा है कि केवल कांग्रेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, केवल वामपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो वाम, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, जो वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने इतिहास लिखा है ना, उसमें सिर्फ नेहरू, उसमें गांधी, और एक बात सुन लीजिए, सुनिए विवेक भाई, मैं ये बात मान के चलता हूँ कि भारत के इतिहास में महात्मा गांधी, जिनको महान आत्मा माना जाता है, उनसे बड़ा सहयोग, उनसे बड़ा बलिदान वीर सावरकर का था। कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने हमेशा वीर सावरकर को दबाया है, हेडगेवार को दबाया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दबाया है, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। भारत का इतिहास लिखना चाहिए, उसमें अच्छी चीजें जो मुगल काल की हैं, अंग्रेज काल की हैं, और जो बहुत पुराने काल की हैं, वेदों की है, सारी चीजें आनी चाहिए। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे वामपंथी और जो कांग्रेसी लोग हैं, जो हमारे भाई बोल रहे थे, इन लोगों ने विकृत कर दिया है, तहस नहस कर दिया है इतिहास का। आप जैसे लोगों ने इतिहास का हरण कर दिया है। रामायण एक है, पुराण एक है, बाइबल एक है। इतिहास को सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए दीपक भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आज भी समझता हूँ कि भारत का जो मॉडर्न इतिहास है उसमें महात्मा गांधी से ज्यादा जो बलिदान है, बड़ा बलिदान है, और जो कंट्रीब्यूशन है वीर सावरकर का है। वीर सावरकर को जेल के अंदर सड़ा हुआ खाना, कीड़ों वाला खाना दिया जाता था। बहुत ज्यादा कुर्बानी है वीर सावरकर की, उसको कांग्रेसियों ने दबाया, उसको वामपंथियों ने दबाया, ठीक है? इन लोगों का जो इतिहास है, इन लोगों की कुर्बानियां हैं। चाहे वो, एक बात और बताऊं मैं, बताइए, सुनिए, छोटी सी बात बताऊं, या मुगल आपके हिसाब से भारत के शासक थे? क्या मुगल आक्रांता थे आपके हिसाब से? क्या उन्होंने इन्वेजन किया भारत में? गुड़वाले हुआ करते थे, ठीक है? वो फिरोज भाई रुक जाइए, आपने अपनी बात पूरी करी। सेनानी थे, उनको पैसा लगाते थे, अंग्रेजों ने उनके खानदान के 150 लोगों को मार दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक बुद्धिराम हुआ करते थे अंबाला में, उनके बात कह दी है। मिंटो जी को कहने दीजिए, मिंटो जी बताइए। उन्होंने 40 अंग्रेजों को मारा था। ये चीजें इतिहास में आनी चाहिए, ठीक है? दीपक जी, इतिहास में आनी चाहिए, ठीक है? तिलका मांझी का कोई इतिहास नहीं है। मिंटो जी की आवाज प्लीज, विवेक भाई बीच में नहीं। फिरोज भाई आप रुक जाइए, आप लगातार बोलते रहते हैं। मिंटो जी बताइए, जवाब दीजिए, मुगल क्या आक्रांता थे? जी देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने वर्ड यूज किया इन्वेजन, तो इन्वेजन के हवाले से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें इन्वेजन हमेशा से होता रहा है, और इंडिया में सबसे पहला जो इन्वेजन किया वो आर्यंस ने किया। वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, लोग आते रहे, लोग बसते रहे। आर्यंस भारतीय थे, या आप जैसे वामपंथी इतिहासकार, आप जैसे सेक्युलर लोगों ने बताया कि आर्यंस इंडियन नहीं थे, आर्यंस भारतीय थे, इसीलिए 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। और ये साबित हो चुका है कि जो जीन्स 5,000 साल पहले हरियाणा में मिले वो आर्यंस के थे। मिंटो जी सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बहस कर सकता हूँ पर आपसे। मैं अपनी बात पूरी करूं ना करूं? करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर गलत बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। आप टोकिए, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद तथ्यों के साथ मेरी हर बात को काटिएगा, मेरे मुंह में फेंक मार दीजिएगा। मैं पहले भी इतिहास पर आपको 1-to-1 डिबेट के लिए चैलेंज कर चुका हूँ। आप यस करते हैं और भाग जाते हैं। अभी तक आपने ये नहीं बताया आपका, आपने बुलाया नहीं आज तक। मैं तो आप जहां बोले वहां आने को राजी हूँ, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है दीपक जी, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा। आप अलीगढ़ आइए, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है बाबे सैयद,
परसों शाम को 7 बजे मैं आपका बाबे सैयद गेट पर इंतजार करूंगा। आप आएंगे, बताइएगा। है वो छोड़ के, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं आ सकता डिबेट करने। मुझे अपनी नौकरी पे चलानी पड़ती है। मैं खुली फालतू नहीं हूं आपके जैसा। खुली फालतू नहीं हूं आपके जैसा। एक बड़ा हिस्सा जो था महाराजा महेंद्र प्रताप का था। आप पहले अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। ये मेरे और आपके बीच की व्यक्तिगत बात नहीं है। आप मेरे चैनल पर बैठे हुए हैं, जवाब दीजिए। आप ये सारा इतिहास छुपा देते हैं और याद रखिएगा, मैंने आपको टाइम दिया। अब आप फिरोज भाई लगातार मत बोलिए प्लीज, ऑडियो डाउन करिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टाइम बताया था, आप उस टाइम बिजी हैं, आप टाइम बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके चैनल पर। दूसरी चीज, इन्वेजन की जहां तक बात है, मैंने बात शुरू करी। इन्वेजन इस मुल्क में सबसे पहले आर्यंस ने किया, उसके बाद रेगुलरली इन्वेजन होते रहे। बट द मेन थिंग इज कि कुछ लोग आए, मारकाट करी, वापस चले गए। बट कुछ लोग जो आए और यहीं आकर रच बस गए, जिनकी कब्रें और जिनकी अस्थियां आज भी यहीं इसी मुल्क में है, तो उन लोगों को आप ये नहीं कह सकते वो लूट के ले गए। जब वो खुद यहीं बस गए, उनके मुर्दा जिस्म यहीं पर दफन है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो लूट कर ले गए? तो ये बहुत सीधी सी बात है। लोग बाहर से आए, ये इस मुल्क की खूबसूरती है, यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है कि लोग यहाँ आए, यहाँ रचते गए और इस तरह से नई आपके इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। आपके इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। भाई मुगल तो रच बस गए थे, तो आप उनको इन्वेडर और आक्रांता कैसे कह सकते हैं? बताइए अवनीश अवस्थी जी। ये तर्क है उनका। और वो ये कह रहे हैं कि आर्यंस ने भी इन्वेजन किया था भारत में। आर्यंस भारतीय थे ही नहीं। दीपक जी, मैं बस बिल्कुल किया था। दीपक, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस। दीपक जी, बीच में बस इतना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई ना बोले, या तो आप उसका फेडर डाउन कर दीजिए या आप उसको बोलने दीजिए। बात सुनिए कि जो लोग कहते हैं कि जिसके प्रमाण नहीं है उसको हम मानेंगे नहीं, सरस्वती नदी का प्रमाण नहीं, इसलिए सरस्वती नदी नहीं थी, आर्यों के आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप क्यों मान लेते हैं उसको कि आर्यों ने आक्रमण किया बाहर से? फिर कैसे मान लेते हैं? प्रमाण है, आर्य यहाँ की भाषा में लिखे गए। बीच में नहीं बोलो, मैंने कहा, मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया बात सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अवनीश जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अवनीश जी बोलिए, विवेक श्रीवास्तव ही जवाब देंगे इसका। ऐसा है कि अगर वो आक्रमणकारी नहीं थे तो हम तराइन का युद्ध क्या पढ़ाएंगे, पानीपत का पहला दूसरा युद्ध क्या पढ़ाएंगे, हल्दी घाटी का युद्ध क्या पढ़ाएंगे? युद्ध नहीं था, वो यहां पर हाथ जोड़ करके आए थे। अरे आप मुस्लिम इतिहासकार जो हैं और समकालीन इतिहासकार जो हैं उनका पढ़ लीजिए कि यहां पे आते थे आक्रमणकारी और हजारों खच्चरों पर, खच्चर ही होते उनके पास थे, तो खाली खच्चर लेके आते थे। यहां से खच्चर में हीरा जवाहरात, सोना चांदी, अपार संपत्ति लूट करके ले जाते थे, यहाँ की महिलाओं को ले जाते थे। ये उस समय के इतिहासकारों ने लिखा, जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। हम कहते हैं आज वैसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किया उनका चेहरा सामने आना चाहिए, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव, दीपक कुमार सिंह गाजियाबाद से। दीपक कुमार सिंह, आप क्या मानते हैं, आर्यंस भारतीय थे या वो भारत में मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से आए थे? नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन टीम को। मेरा पहला पॉइंट है, सबसे पहले ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये हमारे वेद ग्रंथ, साहित्य, संस्कृति के आधार पर तैयार किया गया है। बहुत सारी कंट्री जो है ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट की है, लेकिन हम भारतीय पता नहीं इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जो भी बातें उसमें लिखी गई है वो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई है। मैं ये जानना चाहता हूं उसका 100% प्रामाणिकता और सत्यता, अगर उसकी 100% सत्यता है तो उसका क्या कोई प्रामाणिकता है हमारे पास? दूसरा पॉइंट में, हम अभी तक बाबर, तैमूर, इन लोगों के बारे में यही पढ़े हैं कि ये कभी यहाँ आक्रमण किए, कभी वहां आक्रमण किए, कभी इसको बंदी बनाए, कभी उसको बंदी बनाए। तो क्या ये कौन थे? ये आक्रमणकारी नहीं थे तो क्या थे? ठीक है दीपक, यही रुके। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या प्रमाण है कि एशिया, मध्य एशिया से आर्यन आए थे? बताइए, एक प्रमाण दे दीजिए आज, एक प्रमाण दे दीजिए। सुनिए, झूठ मत बोलिएगा बस। प्रमाण बहुत है, सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे। कहां पर है बताइए ना। पढ़ा है, उसमें बाबर को इन्वेडर बोला गया था। तो आप पहले बोलने दीजिए जरा। बाबर को इन्वेडर बोला, बाबर यहां पे आए, लोधी खानदान से लड़े,
उसको पराजित किया, फिर राणा सांगा से लड़ने गए, राणा सांगा ने फिर लोधी के भाई के साथ। अरे मैं आर्यंस की बात कर रहा हूँ भाई, ये सब हमने इसी मैं मुगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा आर्यंस, दूसरी बात सुनिए, आर्यंस मध्य एशिया से आए, मैं कह रहा हूँ आर्यंस भारतीय थे। आर्यंस पे आ रहा हूँ, आर्यंस बिल्कुल नहीं थे सर, आर्यंस भी बाहर के थे। और मैं किताबें भी बता देता हूं, जाट्स के बारे में भी पढ़ लीजिए आप, हिस्ट्री ऑफ जाट्स बाय पटवंत सिंह एंड हरजी मलिक, कि कौन जाट थे, कौन सी रेसेस। अभी मैं राम पूछ रहा हूं, आप रहीम बोल रहे हैं। अभी मैं राम पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सबूत दे दीजिए कि आर्यंस मध्य एशिया से कहां से आए थे, किस पर उन्होंने हमला किया था। नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप। सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आर्यंस के बारे में एक कंफ्यूजन क्यों फैलाया गया, क्या है साजिश नहीं है? उन्होंने हराया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की। बिसरक गांव में जाएंगे जो रावण की जन्मभूमि है, दीपक चौरसिया जी सुनिए, पहले बिसरक गांव ग्रेटर नोएडा चले जाइए, मैं होकर आया हूं, रावण की जन्मभूमि है और रावण को उसके पिता ने लंका भेजा क्योंकि ये द्रविड़ थे और आर्य राजा यहाँ पे आकर के तंग कर रहे थे। ठीक तो है, आर्यों और द्रविड़ों का युद्ध हुआ है, ये सच्चाई है। अब सुन लीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जवाब प्रेम शुक्ला जी का। नहीं देखिए, इस दीपक एक किताब का नाम बता देता हूं मैं इनको, कि जो कभी मार्क्सवादी रहे थे आपके कार्ड होल्डर, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, जो कभी मार्क्सवादी कार्ड होल्डर रहे थे, उस भगवान सिंह जी की किताबें पढ़ लो कि आर्य कहां से आए थे या यहीं के थे। अपने मार्क्सवादी इतिहासकार की किताब पढ़ लेना। आर्यंस बाहर से आए थे, भगवान सिंह। सीधे प्रेम शुक्ला जी बताइए, आर्यंस को बाहर से आया बताकर। अरे अपने मार्क्सवादी इतिहासकार की किताब पढ़ लो जाकर के। एक षड्यंत्र नहीं किया गया, बताइए प्रेम शुक्ला जी। बिटवीन आर्यंस एंड द्रविड़, देखिए वाज इन लंका। आर्यंस बाहर से आए थे तो उसका साक्ष्य कोई नहीं है, ये कल्पना है। मार्क्सवादी इतिहासकार आपके भगवान सिंह लिखते हैं आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के थे। जर्मन और मार्क्सवादी इतिहासकारों की कल्पना है और इस कपोल कल्पना के आधार पर ये काव किए जा रहे हैं। अरे भाई चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, चीखो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम सच्चे हो, पेश करो मुझे 1-to-1 डिबेट के लिए, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। छोड़िए ना सर, यहाँ डिबेट कर लीजिए, फिर 1-to-1 की बात करिएगा। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए प्लीज, मुझे ब्रेक लेना है। शांत हो जाओ, बकवास मत कर इधर उधर। मौजूद है, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। देखिए, आर्यों के आक्रमण की संकल्पना जो है ये मार्क्सवादी और जर्मन इतिहासकारों ने थोपी है, ये सत्य नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बात का प्रामाणिक ढंग से विश्लेषण करते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। आपको वहां पे इसके अतिरिक्त जो मुगल आक्रमणकारी हैं, मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। 30,000 मंदिरों का ध्वंस, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण है। और जो यहाँ पर बैठे सब एक साथ बोल रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद फिर आ रहा हूँ आप लोगों के बाद, लेकिन उससे पहले सर्वेश्वरी प्रसाद, मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ी हुई है। सर्वेश्वरी बताइए, आर्यंस के बारे में जानबूझकर भ्रम क्यों फैलाया गया कि आर्यंस भारत के नहीं? बताइए सर्वेश्वरी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। अगर आपको ये लगता है कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो बरगलाया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि हम जैसी उम्र वाले इतने लोग उन स्कूलों में पढ़े हैं जहां पे लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ाया जाता था, उन दोस्तों के साथ रहे हैं जो नमाज अदा करते थे, और उस शिक्षा के मंदिर में आज भी पूजा कर रहे हैं जहां पे धर्म जात नहीं देखा जाता। जो इतिहास है उसको मिटाने की साजिश नहीं की। मैं एक बात आप सभी दर्शकों से, अपने सभी बड़ों से बोलना चाहता हूं कि बहुत सीधे शब्दों में, कि 70 साल से शायद ही बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिनको दबा के रखा गया था। तो अगर हम 70 साल तक उन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आए, तो आज 70 साल बाद अगर देश का इतिहास जगाया जा रहा है तो उसको वाकई उसमें प्रश्न करना शिक्षा की नीति से, शिक्षा के अधिकार से और एक नैतिकता से, क्योंकि एक जो शिक्षा होती है वो संस्कारों का, शिष्टाचार का एक बोध होता है। अगर आप तेज आवाज से बात करके शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं सभी बड़ों से, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास से बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे भारत की बात कर रहे हैं, तो ये भारत सबका है और उसके शिक्षा में अगर कोई पन्ने धूमिल हो गए थे, उसको धूमिल मत होने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बहस शुरू होगी। आर्यंस भारतीय थे या बाहर से आए थे?
मध्य एशिया से, ये कहते हैं वामपंथी इतिहासकार। जबकि डीएनए क्या बताता है आर्यंस का, बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद।